हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में से चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट मींस कि जब भी हमने अपने किसी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई तब्दीली लानी होती है तो हम कैसे लाते हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं और कौन कौन से मेथड होते हैं जिनमें चेंज आ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चेंज क्या होता है। सेकेंडली कि कैटेगरीज क्या होती हैं चेंज की और कितने टाइप्स के चेंज होते हैं। नंबर 3 पे हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कुछ थ्योरिस्ट ने दी हुई हैं और उनके स्टेप्स देखेंगे। फिर हम लोग उनके मॉडल को डिस्कस करेंगे जो चेंज के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 5 पर हम टेक्निक्स देखेंगे जो कि रेजिस्टेंस रोकने के लिए ज़रूरी होती हैं। एंड नंबर 6 पर हम देखेंगे कि एक चेंज एजेंट जो होता है उसको कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। सो चेंज होता क्या है? चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ एंड दोज हु लुक ओनली टू द पास्ट और द प्रेजेंट आर सर्टेन टू मिस द फ्यूचर। चेंज जो है ज़िंदगी का एक असूल है, ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जब तक ज़िंदगी है रहता ही है, वक्त के साथ साथ तब्दीली आती ही है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो लोग अपने सिर्फ माजी को या अपने हाल को ही सिर्फ देखते हैं वो अपने फ्यूचर को मिस कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तब्दीली आती रहे और वक्त के साथ साथ हम अपने फ्यूचर पे भी कंसंट्रेट करें। सो अब चेंज के लिए जो कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको देखेंगे। चेंज को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एन ऑल्टरनेशन टू मेक समथिंग डिफरेंट, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट अकर्स ओवर टाइम एंड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी नंबर ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल्स। चेंज क्या है? एक ऑल्टरनेशन। दैट मीन्स कहीं भी कोई तब्दीली आती है किसी भी प्रोसेस में तो उसे हम चेंज कहते हैं। साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड है और ये वक्त के साथ साथ होता है और बहुत सारी चीज़ों से असरअंदाज होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इसके वेरिएबल्स होते हैं जिससे ये मुतासर होता है। वैसे ही अगर हम इनोवेशन को देखें, द यूज़ ऑफ न्यू आइडिया और मेथड, तो इनोवेशन क्या है? कोई भी नया आइडिया या मेथड हो तो आप उसे इनोवेशन कहेंगे। देन ट्रांजिशन क्या होती है? अ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू टाइप टू अनदर। ठीक है, किसी एक फॉर्म से हम जब दूसरे फॉर्म में जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। जैसे आपने बहुत सारी देखी होंगी आजकल ट्रांजिशन वीडियोज़ आती हैं, एक फॉर्म से बिल्कुल चेंज होकर वीडियो नए फॉर्मेट में चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरी एक फॉर्म से निकल के दूसरे फॉर्म में जाने का, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। और देन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? द यूज़ ऑफ न्यू आइडिया, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टू चेंज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टेट और द सिस्टम। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि जब आप अपने नए आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हैं, नई इनोवेशन, दैट मीन्स कि न्यू मेथड जो होते हैं आपके वो लाते हैं और साथ ही साथ आप किसी भी चीज़ की फंडामेंटल यानी कि उसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ को, बुनियाद से किसी चीज़ को आप तब्दील कर देते हैं, किसी सिस्टम को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी चीज़ को, तो आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। यानी उसे बुनियादी तौर से आपने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। नई टेक्निक्स ला के, नए आइडियाज़, नए मेथड्स के ज़रिए आपने किसी चीज़ को पूरे तरीके से चेंज कर दिया है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट और बीइंग चेंज बाय समथिंग। रेजिस्टेंस है जब कोई चीज़ या कोई बंदा आपको रिफ्यूज़ कर दे कि उसे तब्दील नहीं होना, तो उसे हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वैसे लफ्ज़ी मायना ये होता है रुकावट। ठीक है, किसी भी काम में रुकावट आ रही है कि तब्दीली नहीं आ सकती क्योंकि कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई वजह है, तो जिस वजह से नहीं तब्दीली आ सकती उसे हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी चीज़ का भी रिफ्यूज़ कर देना आपको कि वो चेंज नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ सम एंड सम रीज़न। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। सेकेंडली हमारे पास आता है चेंज एजेंट। अ पर्सन और थिंग दैट प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर इफेक्ट और चेंज। चेंज एजेंट क्या होता है? हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि कोई ख़ास किस्म का चेंज ला रहा है, उसे हम कहेंगे चेंज एजेंट। ठीक है, वो पर्सन या थिंग कोई भी हो सकता है। वैसे ही लीडरशिप क्या है? An influence relationship in which leaders and collaborators with mutual process intend real change। एक इस तरह का रिलेशनशिप है जिसके अंदर जो हमारा लीडर होता है वो अपने कोलैबोरेटर्स जो लोग उसके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी टीम, उनके साथ मिलकर एक रियल चेंज लाना चाहता है, तो इसको हम कह सकते हैं लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप की डेफिनेशन है जब एक रियल लीडर अपनी टीम के साथ मिलकर, यानी कि अपने कोलैबोरेटर्स के साथ मिलकर
चेंज लाएगा तो इस रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं लीडरशिप। Several terms are often used to describe change itself or the process of change. These are innovation, transition and transformation. ठीक है, कुछ और टर्म्स है जो कि चेंज को डिफाइन करते हैं या फिर चेंज के प्रोसेस को बता रहे होते हैं। जैसे अगर इनोवेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे कि हम डिस्क्राइब करें किसी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को, किसी अदारे के चेंज को, तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे किसी भी अदारे में कि वहाँ पर इनोवेशन आई, जैसे कि कोई नया मेथड आया या नया आइडिया आया। वैसे ही ट्रांजिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज यूज्ड इन डिस्क्रिप्शंस ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप पूरा प्रोसेस बता रहे होते हैं, पूरा मेथड बता रहे होते हैं कि किस तरीके से चेंज आया है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम ट्रांजिशन में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे होते हैं, तो पूरे प्रोसेस को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से ये काम किया और किस तरीके से पूरा चेंज आया। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन is used in terms of radical changes such as to change completely the appearance or the character of something or someone, especially so that they can be improved. ये डेफिनेशन जो है कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने 2008 में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो चेंज है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो चेंज आता है वो पूरे तरीके से आप किसी चीज़ की अपीयरेंस यानी कि उसकी दिखावट को, मतलब जैसे वो दिखती है उसको चेंज कर देते हैं, पूरी उसकी तब्दीली कर देते हैं कि जैसा वो दिखता है और जैसा वो फर्दर वर्क करेगा। ठीक है, तो कम्प्लीटली किसी चीज़ का बुनियाद से चेंज हो जाना ट्रांसफॉर्मेशन है। रेडिकल चेंज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का टोटली पूरे तरीके से चेंज हो जाना रेडिकल चेंज होता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, तो किसी चीज़ का बुनियाद से लेकर पूरे तरीके से चेंज हो जाना ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेंज में। तो जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो हमारे पास दो किस्म के चेंजेस आते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर चेंज। तो फर्स्ट ऑर्डर चेंज जो होता है ये एक स्टेबल सिस्टम में आता है। स्टेबल सिस्टम जो ऑलरेडी कोई भी सिस्टम या कोई अदारा जो मेंटेन्ड है, जो इम्प्रूव्ड है, जो कि ऑलरेडी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, तो उस सिस्टम में जब आपने कोई चेंज लाना होगा तो आप कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर चेंज है। ये किसी भी स्टेबल सिस्टम में यूज़ होता है। और साथ ही साथ इसमें हमें ये बताया गया कि इस जब फर्स्ट ऑर्डर चेंज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं वो काफ़ी स्मॉल इंक्रीमेंटल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक अदारा ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर उसमें आपने तब्दीली लानी है, उसमें आपने थोड़ा बहुत चेंज लाना है, तो छोटे छोटे स्टेप्स में आप चेंज लाएंगे, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स करेंगे। इट इज़ नॉट सीन अ व्हीकल फॉर इनोवेशन नॉर फॉर व्हाट डू वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है ना तो भाई ये आप कह सकते हैं कि इससे ट्रांजिशन हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे प्रोसेस को बता रहे हैं, और ना ही इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि ऐसा भी नहीं हो रहा कि पूरे तरीके से कोई चीज़ चेंज हो रही है। ये दोनों चीज़ें इसमें कहीं से भी नहीं आएंगी, बिकॉज ये जो है ये छोटे छोटे स्टेप्स में चेंजेस आएंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी स्टेबल अदारे की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के इदारों में जब भी इस्तेमाल होता है कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर चेंज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की या थोड़ी बहुत न्यू चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे ही सेकंड ऑर्डर चेंज इज़ अ डिसकंटिन्यूस एंड रेडिकल। दैट मीन्स कि सेकंड ऑर्डर चेंज जो है एक डिसकंटिन्यूस एंड रेडिकल। डिसकंटिन्यूस मीन्स कि एक चीज़ को आप जो करते आ रहे थे अब आपने उसे कंटिन्यू करना बंद कर दिया। दैट मीन्स अब आप उस चीज़ को जो फॉलो करते आ रहे थे या जो पैटर्न या जो फॉर्मेट आप इस्तेमाल करते आ रहे थे अब आपने उसे रोक देना है, अब उससे बंद कर देना है। सेकेंडली रेडिकल मीन्स कि टोटली किसी चीज़ का चेंज हो जाना। इट अकर्स व्हेन द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट्स ऑफ सिस्टम्स आर चेंज्ड। ये तब आता है जब हमें बुनियादी तौर पर किसी चीज़ को या किसी सिस्टम को तब्दील करना होता है तो हम उसकी बुनियाद को ही चेंज कर देंगे, यानी टोटली उस चीज़ को चेंज कर देंगे। सेकेंड ऑर्डर चेंज कॉल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन, न्यू आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, अब भी जो सेकेंड ऑर्डर चेंज है, क्योंकि हमने एक चीज़ को समझे एक दायरा है, एक गवर्नमेंट सेटअप है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो हमने उसे डिसकंटिन्यू करना है, दैट मीन्स उसे बंद कर देंगे और टोटली फिर नए तरीके से उसे खोलेंगे, नई तरीके से नई टेक्नोलॉजीज लाके, नए मेथड्स लाके पूरे तरीके से नया सेटअप करेंगे। तो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर चेंज है कि अब पूरी सिस्टम, उसका जो फंडामेंटल सिस्टम है वो चेंज हो रहा है और उसके अंदर अब ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी, इनोवेशन भी आएगी, ये सब चीज़ें फिर बाद में आ सकती हैं। तो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस दैट मीन्स कि कोई सिस्टम जब बंद कर दे, जो चीज़ आप पहले से फॉलो कर रहे थे अब उसे आप फॉलो करना छोड़ दें।
तो ये जो सेकंड ऑर्डर चेंज है, इसमें हमें सारी चीज़ें मिलेंगी, इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सब चीज़ें नए तरीके से होंगी। जबकि जो फर्स्ट ऑर्डर चेंज है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। अब बात करते हैं हम कैटेगरीज ऑफ चेंज। तो चेंज की जब हम बात करें तो हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज आती हैं, यानी कि 3 हमारे पास कैटेगरीज है जहाँ पर चेंज आता है। अगर कैटेगरीज में देखें तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी अदारे का सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर चेंज आ सकता है। अब स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले वर्क स्पेशलाइजेशन, यानी कि किस किस्म के काम है। मतलब अगर एक हेल्थ केयर टीम की मेंबर हूँ तो मैं देखूँगी कि स्पेशलिस्ट होंगे हमारे यहाँ। कोई डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट होगा, कोई फिजियोथेरेपी का होगा, कोई नर्सिंग डिपार्ट होगा। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। कुछ लोग जो कंसल्टेंट्स भी हमारे पास होते हैं, हर एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं। मतलब कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट होता है। तो वर्क की स्पेशलाइजेशन के काम की क्या क्या स्पेशलाइजेशन है उसको देखना है हमने। सेकेंड पे डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं वो सब आएंगे कि मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। एक आईटी डिपार्टमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अलावा एक हेल्थ केयर टीम है। तो कौन कौन से आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं ये सब उसमें आएंगे। देन चेंज ऑफ कमांड, फिर ये आ जाती है कि आपकी मैनेजमेंट जहाँ से कमांड आ रही है। फिर स्पैम ऑफ कंट्रोल के वो चीज़ जो पूरे कंट्रोलिंग सिस्टम, सिक्योरिटीज़ और उस सब में आ रहा होता है। सेंट्रलाइजेशन, फॉर्मुलेशन, जॉब रीडिज़ाइन, एक्चुअल स्ट्रक्चर डिज़ाइन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी अदारे के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रही होती हैं। ठीक है कि तो यहाँ पर अगर हम बात करें चेंज की तो यहाँ पर भी चेंज आता है। सबसे पहली कैटेगरी ये हो गई। सेकेंडली हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? वर्क प्रोसेस, मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है कि किस किस्म का काम है, वर्क का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से काम होता है किसी अदारे में। पेपर वर्क है या फिर अच्छी आपने कोई सिस्टम लाया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम है, आईटी है, किस तरीके से आपका काम होता है। सेकेंडली मेथड्स कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एंड थर्डली इक्विपमेंट्स, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है या क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपके काम को करने के लिए। तो ये सारी आपकी टेक्नोलॉजी में आता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास पीपल, कि लोग कैसे हैं किसी भी जगह पे। तो लोगों की जब बात करें तो फिर सबसे पहले हमारे पास फैक्टर आता है उनका एटीट्यूड कैसे है। क्या वो काम को लेके वाक़तन ही एंथुसियास्टिक हैं, वो काफ़ी काम करना चाहते हैं, और या फिर उनका काम को लेकर डीमोटिवेटेड हैं, उनको कोई अच्छा करियर नहीं मिल रहा तो इसीलिए वो बस खाना पूरी कर रहे हैं, काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या वो अपने अदारे से उम्मीदें करते हैं। ठीक है। देन उनकी परसेप्शंस क्या है, मतलब उनकी क्या थॉट प्रोसेस, उनका क्या सोचने का नज़रिया या उनका सोचने का क्या तरीका है आपके अदारे के बारे में या फिर किसी चेंज को लेकर। देन उनका बिहेवियर क्या है, कि किस तरह का बिहेवियर है उनका चेंज के बारे में। जब भी आप चेंज की बात करते हैं या फिर चेंज लाना चाहते हैं तो उनका बिहेवियर, इस सब चीज़ों का आउटकम क्या निकलेगा। ठीक है। तो ये सारे लोगों के फैक्टर में आएगा, पीपल के फैक्टर्स में, कि उनका एटीट्यूड, उनकी एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन और बिहेवियर। ठीक है। तो ये सारी 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं जहाँ पर चेंज आ सकता है। जब भी चेंज आएगा तो इन तीनों कैटेगरीज़ में आएगा या फिर किसी एक कैटेगरी में भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ चेंज, तो ये कुछ और टाइप्स हैं हमारे पास चेंज के। जैसे कि एक है बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब ये जो बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है ये किस पे फोकस करता है? ये हमेशा फोकस करता है आपके काम को किस तरीके से एनालाइज करेगा। मतलब काम हो रहा है किसी भी इदारे में, उसे एनालाइज करेगा और देखेगा कि कितना इसका आउटकम क्या निकल रहा है, क्या प्रोडक्टिविटी, क्या बेहतरी, क्या तब्दीली आ रही है, क्या आपकी कंपनी या आपका इदारा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। तो ये जो चीज़ें हैं ये एनालाइज करेगा और उसी हिसाब से डिज़ाइन करेगा। तो इस तरह की टाइप को हम कहेंगे बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सेकेंडली टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये जो होता है ये आपकी इन्वेंशन पे, कुछ ना कुछ जो टेक्नोलॉजी, नया इन्वेंशन आप लेके आए हैं मार्केट में, कोई नई मशीनरी लेके आ गए हैं या कुछ ना कुछ नया आप इन्वेंट कर रहे हैं। उसके अलावा इनोवेशन, या कोई आप नया आइडिया लेके आ गए हैं या कोई नया मेथड लेके आ गए हैं। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोई इनोवेशन, कोई इन्वेंशन जो आप ला रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स जो हम ले, छोटा छोटा चेंज जो हम लाएं वो हमें इंक्रीमेंटल चेंज कहलाता है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको बस ऐसा नहीं करना होता कि आप बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जंप्स मार रहे हैं, बल्कि आपको चीज़ों को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्टेप्स में करना होता है। तो इंक्रीमेंटल चेंज कहलाता है।
तो ये 3 और कुछ टाइप्स हैं हमारे पास चेंज के। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स फील्ड एनालिसिस की थ्योरी आती है। अब ये थ्योरी हमारे पास हमें ये बताती है कि हमारे पास कुछ फोर्सेस होती हैं जिसके हिसाब से चेंज आता है, जो कि चेंज प्रोड्यूस करती हैं। अब ये 3 फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेगी ये थ्योरी। सबसे पहली फोर्स जो हमारे पास आती है वो है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग का मतलब ही चलना है, बढ़ना है आगे। सो ड्राइविंग फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो हमें पुश करती हैं ताकि हम एक ख़ास किस्म की डायरेक्शन में चल सकें। ठीक है, ये हमें कहीं ना कहीं मजबूर करती हैं ताकि हम जो भी हमारा गोल है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा कर सकें। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जैसे कि एक मैरिड कपल है, उन्होंने पार्टी में जाना है लेकिन हस्बैंड फुटबॉल मैच देख रहा है काउच पे बैठकर। अब वाइफ जो है उसे इनकरेज करती है कि जल्दी आप तैयार हो जाएं क्योंकि पार्टी में हमें जाना है और वहाँ पर फ्री डिनर है। अब जैसे ही हस्बैंड सुनता है फ्री डिनर है तो फ़ौरन से तैयार होना शुरू हो जाता है। तो जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो क्या होगी, जैसे ही उसने सुना, उसकी बीवी ने उसे इनकरेज किया और साथ ही साथ उसने जब बताया कि वहाँ पर फ्री डिनर होगा, तो ये चीज़ थी जिसने उसे मुतासर किया ताकि वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो। और ये जो होगी वो उसकी ड्राइविंग फोर्स होगी। तो कोई भी चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं असरअंदाज हो आपके ऊपर या कहीं ना कहीं आपको मुतासर करे ताकि आप उस डायरेक्शन में जा सके, तो वो ड्राइविंग फोर्स कहलाती है। सही है, जो आपको मजबूर करे किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए। अब वैसे तो देखा जाए वो हस्बैंड अनइंटरेस्टेड था, वो फुटबॉल मैच देख रहा था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था पार्टी में जाने के लिए और ना ही तैयार होने के लिए, लेकिन जब उसने सुना कि फ्री डिनर है तो वो तैयार हो गया। तो ये जो चीज़ है ये हमें ड्राइविंग फोर्स कहलाएगी। ये एग्जाम्पल है एक ड्राइविंग फोर्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिस्ट्रेनिंग फोर्स। रिस्ट्रेनिंग फोर्स वो होती है जो कहीं ना कहीं आपको रोक रही होती है ताकि तब्दीली ना आए, चेंज ना आए। तो इस तरह की कोई फोर्स जो आपको रोकेगी तब्दीली को रोकने के लिए या तब्दीली को स्टॉप करने के लिए, वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगी। ठीक है, तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स की अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो उसमें अगर वही एग्ज़ाम्पल को हम कंटिन्यू करें तो उसमें हस्बैंड तैयार हो रहा था। ठीक है, जैसे उसने सुना कि फ्री डिनर है वो तैयार होता। उसी दौरान हमें एक कॉल आती है या फिर उसे कॉल आती है, उससे पता चलता है कि वहाँ पर पार्टी में उसका एक पुराना कज़न आ रहा है जिससे वो सालों से नहीं मिला और उस कज़न को वो पसंद भी नहीं करता। और चांसेस है कि अगर वो कज़न वहाँ पर आएगा और उसका हस्बैंड भी वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर कोई लड़ाई फटा हो सकता है। उसके अलावा एक और बात भी पता चली कि खाना जो है यानी डिनर जो है वो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं होता, दैट मीन्स कि ये भी उसके लिए एक अच्छी बात नहीं थी। तो दोनों चीज़ें थी, दोनों बातें थी कहीं ना कहीं जिन्होंने रिस्ट्रेनिंग फोर्स की तरह एक्ट किया और उस बंदे को फिर बताया कि मतलब अच्छा है कि ना ही जाओ। ठीक है, अब इन दोनों बातों ने उसे पार्टी में जाने से रोक लिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ होगी ना, ये एग्जांपल है हमारे पास रिस्ट्रेनिंग फोर्स की। तो कोई भी चीज़ या कोई भी आपके पास चीज़ आ जाती है जो आपको रोके कोई काम करने से, वो हमारे पास रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो। अब है इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेयर ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स रिस्ट्रेनिंग फोर्स एंड नो चेंज अकर्स। ये वो स्टेट है जहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स थी और जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स थी वो दोनों ने आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिया। अब वो इक्वल हो गई हैं एक दूसरे के और इसकी वजह से अब कोई चेंज नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर इसका रिजल्ट ये होता है कि कोई चेंज नहीं आता बिकॉज दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडगर मॉडल। एडगर मॉडल ADKAR। एडगर एक एब्रीविएशन है, एक एक्रोनियम है जो कि यूज़ किया गया है। अब लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर होंगी। सबसे पहले A फॉर अवेयरनेस। ठीक है, इस मॉडल में सबसे पहली बात करता है अवेयरनेस की। अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर चेंज। किस चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मतलब किस जगह पर चेंज की ज़रूरत है, कहाँ पर चेंज लाना है, ये चीज़ की आपको अवेयरनेस होगी। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चेंज। चेंज की क्या नेचर है, किस तरीके से चेंज आएगा। व्हाई इज़ द चेंज हैपनिंग, और चेंज आ किस लिए रहा है। व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ नॉट चेंजिंग, और अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो क्या रिस्क है और क्या इसका अंजाम हो सकता है। वैसे ही नेक्स्ट आता है डी फॉर डिज़ायर टू सपोर्ट द चेंज। मतलब आपकी क्या डिज़ायर मीन्स कि आपकी ख्वाहिश है, आप चाहते हैं कोई चीज़ की, आप चाह रहे हैं कि चेंज आए। क्या डिज़ायर है आपकी जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि तब्दीली आए।
एक हो सकती है आपकी पर्सनल मोटिवेशन टू सपोर्ट द चेंज, कि पर्सनली आप चाह रहे हैं कि अगर इस मेरे अदारे में सिस्टम वर्क आ गया, यानी कि अगर तब्दीली आ गई और मेरा जो अदारा है वो अपग्रेड होकर सिस्टम पे चला गया कि अब हम लोग हर चीज़ कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो मेरी पर्सनल ग्रोथ होगी, मैं ज़्यादा कंप्यूटर सीख पाऊँगा। तो ये आपकी पर्सनल मोटिवेशन है, या फिर कोई भी आपकी पर्सनल मोटिवेशन हो सकती है जिसकी वजह से आप ये चाह रहे हैं कि चेंज आए। सेकेंडली, ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर्स टू सपोर्ट द चेंज। आपके अदारे के क्या ड्राइवर्स हैं, जिसकी आपकी अदारे के क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप चेंज लाना चाह रहे हैं, कि मतलब आपके अदारे में क्या क्या बेहतरी आ सकती है जिसकी वजह से आप सपोर्ट कर रहे हैं कि चेंज आना चाहिए। तो ये आपकी डिज़ायर के फैक्टर में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास के फॉर नॉलेज, नॉलेज ऑन हाउ टू चेंज। इस बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हमने चेंज करना है। अब सोच तो हमने लिया कि हमने चेंज होना है, बट कैसे होना है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब नॉलेज में आती है आपकी स्किल्स, आपका बिहेवियर। सो अब हम देखेंगे एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट न्यू स्किल। ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपकी काबिलियत किसी चीज़ को अप्लाई करने की। अगर आपने कोई नई स्किल सीखी है तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये आपकी काबिलियत। तो इसके अंदर क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले तो डेमोस्ट्रेटेड एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द चेंज। लेट्स अज्यूम कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया चेंज आया है। अब आपने सीखा है कि नया आपने सीखना है कि सिस्टम पे काम कैसे किया जाता है, जब आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो उसे कैसे ऑपरेट करते हैं, तो आप उसे डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। एक बार आपको क्लासेस दी गई हैं कि आपको समझाया गया है। सेकेंडली, अब आपने क्या करना है, आपने उन्हें परफॉर्म करके दिखाना है, यानी डेमोस्ट्रेट करके दिखाना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए वो बैरियर होता है, मतलब क्योंकि उन्हें पहले कभी कंप्यूटर ऑपरेट किया नहीं होता, तो उनके लिए एक नई चीज़ होती है। तो वो जब ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ मुश्किलात आएंगी, उनके लिए बैरियर्स आएंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमें एबिलिटी के बारे में बताती है। मूविंग अहेड, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का वैसा मीनिंग क्या है कि मतलब अगर जब भी आपने कोई चेंज लाना है या जब भी आपने अपना कोई काम करवाना है, तो आप उस चीज़ को कैसे उसको रिवॉर्ड करते हैं या पनिश करते हैं। तो कुछ ना कुछ इन रिटर्न जो आप देते हैं वो रीइंफोर्समेंट होती है, ताकि वो चीज़ मेंटेन रह सके। लेट्स अज्यूम कि अगर हमने चेंज रखवाया है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी चेंज आ गया, अब जो एम्प्लॉयज़ चेंज लेके आए हैं, मैं तो उन्हें या तो रिवॉर्ड दूंगी, जैसे कोई उनको इनकम उनकी बढ़ा दी, उनकी पोजीशन बढ़ा दी, या कोई ना कोई तरक्की या उनके लिए कोई बेहतर ऑप्शन होगा जिसकी वजह से वो उनके लिए एक मोटिवेशन बनेगी और वो फर्दर उस चेंज को अडेप्ट करेंगे। तो रीइंफोर्समेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप उनको सैलरी के लिए, आप उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको रिकॉग्निशन दें, उनको रिवॉर्ड्स दें, या उनको और सक्सेस या पोजीशन कुछ ना कुछ उनके लिए बेहतरी करें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। वैसे ही इस टेबल में हमें प्रॉपर्ली समझाया गया है, और ये जो मॉडल है ये ADKAR यानी कि एडगर चेंज मैनेजमेंट मॉडल कहलाता है, और ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है, जैसे कि अवेयरनेस, डिज़ायर, नॉलेज, एबिलिटी और रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कर्ट लोवेन चेंज थ्योरी। अब ये जो कर्ट लोवेन ने थ्योरी दी थी, इसके अंदर 3 उसने वाइटल स्टेजेस बताए थे। जब भी आपने कोई चेंज लाना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या अदारे में, तो ये 3 जो होते हैं स्टेजेस होते हैं जिससे गुजरना होता है। सबसे पहला स्टेज आता है हमारे पास अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग वो स्टेज होता है जिसके अंदर जब भी कोई पुराना आइडिया होता है, उसको जब हम सोचते हैं कि हमने इसे रिप्लेस करना है, जैसे कि हमारे अदारे में काफ़ी अरसे से पेपर वर्किंग चल रही थी, सब चीज़ें जो थी, सब डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो मेंटेन की जाती थी पेपर पर, लेकिन अभी हमने सोचा कि इसके अंदर चेंज लाना चाहिए और हमें सिस्टम पे अपग्रेड होना चाहिए। दैट मीन्स कि अब हम कंप्यूटर से ऑपरेट करेंगे चीज़ों को और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के अंदर रखेंगे। तो ये जो चेंज हम सोच रहे हैं ना, एक ओल्ड पैटर्न से न्यू को अडैप्ट करने के लिए, ये होता है अनफ्रीजिंग। ये होता है, ये मेथड है जिसे हम अनफ्रीजिंग कह सकते हैं। Involves finding a method of making it possible for the people to let go of an old pattern that was counterproductive in some way। ठीक है, वो ओल्ड पैटर्न जो है, जो कभी ना कभी यूज़ हुआ करता था, उसको अब आपने बेहतर बनाना है, उसे अब प्रोडक्टिव बनाना है, और अब किसी और तरीके को अडैप्ट करके। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आता है मूविंग टू अ न्यू लेवल। इसके अंदर क्या होता है कि अब जो आपने चेंज सोचा था, जो भी आपने अपग्रेड करना था, वो चेंज आप फाइनली लेके आ चुके हैं। अब चेंज आ सकता है आपके थॉट्स में, जिस तरीके से आप सोचे करते हैं, उसके अलावा आपकी फीलिंग्स में आ सकता है, आपके बिहेवियर में आ सकता है, या समटाइम्स तीनों चीज़ों में भी आ सकता है। ये चेंज अब आप लेकर आ गए,
फाइनली आता है आपका लास्ट स्टेज, जो कि कहलाता है रीफ्रीजिंग। अब जो चेंज आपने लेकर आया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अब हमने बहुत सारे सिस्टम्स खरीद दिए, कंप्यूटर्स खरीद दिए, अब हमने हर चीज़ जो है अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करना शुरू कर दिया सिस्टम पे। अब मेरा जो स्टेज आएगा ना, मूविंग टू अ न्यू लेवल तो हो गया, उसके बाद फाइनल स्टेज आएगा रीफ्रीजिंग। इसके अंदर जो चीज़ मैंने लेकर आई है अपने अदारे में, उसको मैं रोक लूँगी। कैसे रोक लूँगी? अब उसको अपना स्टैंडर्ड बना लेंगे और उसको अपनी न्यू हैबिट बना लेंगे। तो ये जो न्यू हैबिट आप फॉर्म करें अपने नए स्टेज में, ये रीफ्रीजिंग कहलाती है। और अब आप इसे कहेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यानी यही अब हमारा स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से हम अपना सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। अगर आप ये स्टेज नहीं मेंटेन करते कभी भी चेंज के वक्त, तो फिर चांसेस होते हैं कि आप अपने पुराने तरीक़ों पे वापस चले जाएंगे। इसलिए रीफ्रीज करना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं हमें इस थ्योरी में पता चलते हैं। सबसे पहले अनफ्रीजिंग यानी कि ओल्ड पैटर्न को चेंज करना है, फिर मूविंग टू अ न्यू लेवल, अपने नए थॉट को, नए आइडिया को लेकर आ जाना है, एंड फाइनली उसे रीफ्रीज कर देना। जब आप आइडिया लेके आ गए तो उसे इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर देना उसके ऊपर, और वहीं पे आके रुक जाना है और उसे अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लेना है। तो ये तीनों इस थ्योरी से हमें पता चलते हैं, मेथड्स और स्टेजेस। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं स्पेसिफिक अप्रोचेस टू मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। कुछ ऐसी अप्रोचेस जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हमने चेंज के लिए अगर कोई रुकावट आ रही है, कोई रेजिस्टेंस आ रही है चेंज में, तो कुछ अप्रोचेस ये हैं जो कि हम इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं, रुकावट को रोक सकते हैं, ताकि चेंज आराम से आ सके। सबसे पहले तो आ जाता है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी जो भी टीम है या फिर जो भी आपका स्टाफ है, आप उसे एजुकेट करें और उससे कम्युनिकेट करें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि लोग चेंज नहीं चाहते बिकॉज वो अपने पुराने पैटर्न्स के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और वो उसी पैटर्न को फॉलो करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब आप उन्हें एजुकेट करेंगे, उनसे काउंसलिंग करेंगे, उन्हें कम्युनिकेशन करेंगे उनसे, और उन्हें बताएंगे कि अगर आप लोग ये चेंज लेके आएंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, हमारे इदारे को बहुत फ़ायदा होगा, आपकी खुद की तरक्की होगी, अदारे की तरक्की होगी, सो डेफिनेटली वो लोग फिर आपका साथ देंगे इस नए चेंज को लाने में। सेकेंडली पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, आप उनसे पार्टिसिपेट करवाएं, उनसे ओपिनियंस लें, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट करवाएं। उसके अलावा फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, उन्हें भी फैसिलिटेट करें, उन्हें भी कोई ना कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड करें या उनके लिए भी कुछ बेहतरी करें जिसकी वजह से वो आपको सपोर्ट करें। दैट मीन्स कि या तो आप उनकी सैलरीज़ को बेहतर कर दें या उनकी पोजीशन को बेहतर कर दें, या फिर आप उन्हें कोई ना कोई रिकॉग्निशन दें, सर्टिफिकेट्स दें, कुछ ना कुछ आप उनकी भी सपोर्ट के लिए करें। देन हमारे पास आता है नेगोशिएशन एंड रिवॉर्ड। ये फिर वही बात होगी कि हम लोग समटाइम्स नेगोशिएट भी कर देते हैं, उसके अलावा रिवॉर्ड्स वगैरह भी देते हैं। देन फोर्सिंग एंड कोहर्जन, समटाइम्स क्या होता है कि हमें चेंज लाने के लिए ऐसा भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि अगर आपकी टीम नहीं आपका फिर भी साथ दे रही तो आपको समटाइम्स उनको फोर्स भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको तो अपने अदारे के लिए चेंज लाना ही लाना है। अगर वो रिवॉर्ड के साथ भी आपकी हेल्प नहीं कर रही और आपके लिए काम नहीं कर रही तो उनको फोर्स करना पड़ता है, फिर मजबूरन आपको अपना काम भी करवाना पड़ता है इस तरीके से। अब हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मतलब कि रुकावट। अगर चेंज आप लाना चाह रहे हैं और बीच में कोई रुकावट आ रही है तो आप उसे कम कैसे कर सकते हैं उस रुकावट को। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि 4 कैटेगरीज़ में हमें दी हुई हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन डिससेमिनेशन, फिर आता है डिसकन्फर्मेशन ऑफ द करंटली हेल्ड बिलीव्स, देन वी हैव प्रोविजन ऑफ द साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड देन कमांड। तो अब इन चारों को डिस्कस करते हैं डिटेल में। देन हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन डिससेमिनेशन। इन्फॉर्मेशन डिससेमिनेशन में क्या है कि हमारे पास हम देखें तो कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, कोई गलत फहमियाँ, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं वो चेंज नहीं लेके आना चाहते। तो आपको उन गलत फहमियों को दूर करना होता है ताकि चेंज आ सके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप की मीटिंग्स रख सकते हैं, कुछ उनको हैंड राइटिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। उनको प्रॉपर्ली अपना आइडिया बताएं जिसकी वजह से जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है या गलत फहमियाँ हैं या गलत कॉन्सेप्ट्स हैं चेंज को लेकर, वो चेंज हो सकें और वो इस चीज़ के लिए रजामंद हों कि वो लोग भी चेंज में आपका साथ दें। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास आता है डिसकन्फर्मेशन ऑफ द करंटली हेल्ड बिलीव्स। मतलब जो उनके ऑलरेडी बिलीव्स हैं उनको आप उनके अंदर चेंजेस लाएं। मतलब आप बताएं कि जो आज तक वो बिलीव्स पे चल रहे हैं वो कंफर्म्ड नहीं है, उनके खिलाफ ऐसे एविडेंसेस दें जिससे आप बेहतरी लाएं। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर हमें एग्जांपल दी है
कि जॉलिन जो है एक स्टाफ नर्स थी और उसने एक प्रेजेंटेशन देनी थी एक कमेटी को। जब वो प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करी होती है तो उसे पता चलता है कि जो कमेटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है और उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बारीक है इन चीज़ों के बारे में कि आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर होनी चाहिए, रिसर्च पर होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस होने चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स है। तो जब वो इस चीज़ों को देखकर प्रैक्टिस कर रही है वो काफ़ी नर्वस है सोचकर। फर्दर क्या होता है कि अब प्रेजेंटेशन उसकी हो जाती है और प्रेजेंटेशन उसकी काफ़ी अच्छी होती है और कमेटी उसकी तारीफ़ भी करती है कि उसने काफ़ी ज़्यादा थॉटफुलनेस दिखाई है अपनी प्रेजेंटेशन में और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च का काम किया है इस पर और मेहनत भी की है, उसे अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन उसको रिटर्न में उसका कोई ऐसा रिवॉर्ड नहीं मिलता कि उसकी वजह से कोई नया चेंज नहीं आ रहा होता। मतलब उनका जो ओल्ड सिस्टम है ना इटर्नल फीडिंग का, वो वैसा ही चल रहा होता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जॉलिन इस बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और वो जाकर अपनी मैनेजर से डिस्कस करती है कि मैं बहुत अपसेट हूँ कि प्रेजेंटेशन अच्छी हुई, उनने मेरी तारीफ़ भी की लेकिन उनने कोई नया चेंज नहीं लाया। तो उसकी नर्स जो उसकी मैनेजर होती है वो उसके साथ बैठकर प्रेजेंटेशन को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ मिस्टेक्स रही। अब वो रिव्यू करते हैं तो वो रिव्यू किस मेथड से करते हैं, जो हमने अभी सीखा मेथड लुइस का, उसकी थ्योरी से ज़रा उसे रिव्यू करते हैं। जब वो रिव्यू कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने इस चीज़ को एम्फसाइज़ नहीं किया जो थी अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग वो कंडीशन होती है कि जब आपने नया चेंज ले आया तो उधर आपने आके रुकना कैसे, आपने कुछ उनको रिस्क फैक्टर्स बताए जिसकी वजह से वो आपकी बात मान लेते। लेकिन क्योंकि आपने उन्हें रिस्क फैक्टर्स नहीं बताए, आपने बताया नहीं कि ये चीज़ खतरा भी बन सकती है, उसकी वजह से वो अब आपकी चीज़ को समझेंगे नहीं और वो नया चेंज रखेंगे नहीं। तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में वो जाती है जॉलिन वापस से और फिर रिस्क फैक्टर्स के ऊपर एम्फसाइज़ करती है और उसको डिटेल में बताती है। जब वो रिस्क फैक्टर्स पे ज़्यादा वर्क करती है तो फिर जो कमेटी होती है उनको समझ आता है कि अच्छा ये कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। उसकी रिस्क फैक्टर्स की बुनियाद पर वो नया रूल पास करती हैं और वो पुराने मेथड को चेंज कर देते हैं। तो इससे प्रूव होता है हमारे पास कि जब भी उनके पुराने बिलीव्स को चेंज करना होता है तो आपको कुछ एविडेंसेस पेश करने होते हैं ताकि वो जो उनके पुराने कदीम तरीके हैं उनको चेंज कर सकें और रेजिस्टेंस को जो है लोअर किया जा सकता है इसी मेथड से। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी में क्या है हमारे पास कि समटाइम्स क्या होता है, इंसानी फितरत है कि लोग एक नज़रिए से सोचते हैं, तो लोगों को हमेशा ये फील होता है कि अगर कोई चेंज आएगा तो उनके लिए वो नुकसान का बायस बन सकता है। तो आपने उनको साइकोलॉजिकली सेफ़ फील करवाना है। कैसे कि आप लोग उनसे पूछें कि आपको क्या ख़तरा लग रहा है, फिर आप उसे जो उनको ख़तरा लग रहा है उसको रिड्यूस करें, उनकी हेल्प करें, उनको बताएं कि कोई चीज़ आपके लिए टेंशन का बायस नहीं बनेगी और बल्कि ये जो चेंज आएगा ये आपकी बेहतरी का बायस बनेगी। तो उनको साइकोलॉजिकली सेफ़ फील करवाना है इसमें आपने। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कमांड एन एंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू चेंज can be used. People in authority within the organization can simply require people to make a change in what they're doing and can reassign people to new positions. कमांड क्या होती है, जब भी एक अथॉरिटेटिव बंदा जो कि अच्छी पोजीशन पे है वो आपको बताता है कि आपने क्या करना है, तो वो अपनी कमांड इस्तेमाल करके चेंज समटाइम्स लेकर आ सकता है। वो अपनी टीम को या उसके अंडर जितने भी लोग आते हैं उनको बताएगा अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए कि उनको क्या करना है, हर किसी को कौन कौन सी जॉब करनी है, क्या क्या काम करना है और उनकी क्या क्या पोजीशन होगी। तो कमांड का ज़रिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देन हमारे पास आती है स्किल्स। तो स्किल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो होता है क्लियर विजन, कि आपको अपना क्लियर विजन पता हो, आपका अपना क्लियर मकसद पता हो कि आप क्या चाहते हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपका गोल क्या है, उसका पता हो आपको। सेकेंडली पेशेंट या परसिस्टेंट। इसमें आता है कि पेशेंट यानी कि उसके अंदर इतना सब्र और इत्मीनान होना चाहिए और साथ ही साथ वो परसिस्टेंट, दैट मीन्स कि लगातार मुसलसल किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए अगर वो काम कर रहे तो वो लगातार बाकायदगी से काम करे। फिर है आस्क टफ़ क्वेश्चंस, कि वो इस काबिल हो कि वो टफ़ क्वेश्चंस जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है वो पूछ सके और उसके पास उसका आंसर भी यकीनन होगा। देन नॉलेजेबल एंड लीड्स बाय एग्जाम्पल, कि वो इस काबिल हो, इतनी उसके पास नॉलेज हो, इतनी उसके पास समझ हो कि वो अपने आप को एज एन एग्ज़ाम्पल फॉर अदर्स, मतलब दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बने।
देन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ट ऑन ट्रस्ट, उसके रिलेशनशिप्स जो होंगे उसके कुलीग के साथ, उसके साथ जो लोग उसके काम करते हैं, उसकी टीम के साथ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे, इन सेंस ऑफ कि वो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे और वो भी इन रिटर्न उन पर ट्रस्ट करेगा। देन हम इसके कंक्लूजन को देखें तो चेंज इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लिविंग एंड वर्किंग। चेंज एक ज़िंदगी का वो एक कह लो हिस्सा है जिसको हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चलता ही रहता है चेंज। हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू चेंज, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इट कॉज एंड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इट प्रोवोक्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर लीडरशिप। ठीक है, अब कैसे लोग इस चेंज को लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ लोग इससे रेजिस्ट करना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स है डिपेंड करते हैं आपकी लीडरशिप पे और कैसे आप इस चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। समटाइम्स ये आपके लिए प्रोफेशनल, आपके प्रोफेशन में आपकी ग्रोथ का काम करते हैं चेंज, और समटाइम्स आपके लिए स्ट्रेसर का काम करता है, लेकिन हमेशा ये आपकी बेहतरी के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए होता है रादर देन कोई प्रॉब्लम के लिए। तो आज का ये हमारा यूनिट आई होप आप लोग को समझ आएगा। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।